हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और ये साइंस है, साइंस का फुल रिवीजन करेंगे हम लोग। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और ये क्विक रिविज़न है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और जीव तथा जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु जी हैं, ठीक है। तो लगभग 500 और जीव जंतुओं को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, है ना। तो फिर ऐसा ही लैमार्क ने किया था, है ना। तो दूसरा क्या है जाएगा, जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क जो थे फ्रांस के थे और जर्मनी से बिलोंग करते थे ट्रेविरेनस, ठीक है। तो लैमार्क है और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम जो समझाया वो लैमार्क ने, उसे हम लैमार्क वाद कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र के जनक जो हो जाएंगे हिप्पोक्रेटस, ठीक है। थियोफ्रेस्टर जो हो जाएंगे वनस्पति विज्ञान के जनक, और लेवासियर जी हो जाते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। केमिस्ट्री के जनक हो जाएंगे लेवासियर जी। उसके बाद मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित जो विषय होता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि मानव की सारी जैविक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। तो मानव का विकास, इतिहास, उसका क्या क्या चीज़ें कैसे डेवलप हुआ, सब कुछ, और जो उनकी परंपराएं हैं उनसे संबंधित जो सब्जेक्ट्स होता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम को प्रतिपादित किया था ग्राहम ने, है ना। विसरण मतलब फैलना, तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। ग्रहों की गति के नियम को जो बताया था वो केपलर ने, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं। E=mc² का समीकरण जो है आइंस्टाइन ने दिया था, है ना। तो ऊर्जा से संबंध है ना। इसका मतलब हो जाता है कोई भी एनर्जी जो ऊर्जा होती है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा प्रकाश की जो चाल है, यहाँ पे c होगा ना, चाल का स्क्वायर का गुणनफल के बराबर होता है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था, है ना। और ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को भी रिलेट करता है, यानी वही है, ठीक है। जड़त्व का नियम या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम दोनों एक ही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने बताया था। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हो जाएंगे, यहाँ पे प्राकृतिक वर्ण है, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, डार्विन और लैमार्क में कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे डार्विन हो जाएगा। ह्यूगो डिवरीज ने उत्परिवर्तन को समझाया था, उत्परिवर्तनवाद, है ना। ह्यूगो डिवरीज, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने, और यही बात है, नेचुरल सिलेक्शन हो या प्राकृतिक वर्ण हो, है ना, तो दोनों डार्विन ही हो जाएंगे। विकास के सिद्धांत को बताया था चार्ल्स डार्विन ने ही, है ना। प्राकृतिक वर्ण हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, विकास का सिद्धांत, सब इन तीनों के लिए चार्ल्स डार्विन ही करेक्ट आंसर होंगे। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मैटर के पौधे पे किया था, आमतौर पे सिंपल सी बात है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा, किसने कहा, तो वाटसन ने, है ना। वाटसन ने इसको कहा आनुवांशिकी है। तो ये एक शाखा हो गई है विज्ञान की, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो है शब्द दिया था वाटसन ने। उसके बाद आनुवांशिकता उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में, यानी कि यहाँ पे बदलाव होते हैं। तो आनुवांशिकी जो उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का जॉनसन ने प्रयोग किया था, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। और जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, ठीक है। जीन जो है आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो ये गुणसूत्रों में ही अवस्थित होते हैं। और जीन एक एंजाइम होता है, और इसके जो सिद्धांत दिया था ये वीडल एवं टैटम ने। जीन एक एंजाइम है
इस सिद्धांत को बीडल और चैटम ने दिया था। खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व तो क्या होता है, लोहा, ठीक है। फेरस 26 इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक जो होता है वो प्रोटीन का होता है ना। तो ये प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। ओके। और चलिए अच्छा आगे चलते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो आपकी वेंस होती हैं तो उसके अंदर, या आपकी जो भी बॉडी कटी ना हो या ब्लड बाहर ना निकला हो तो तब तक हिपेरिन ऐसा एक प्रोटीन है, ब्लड को जमने नहीं देता है, नहीं तो ब्लड क्या होगा, अंदर ही जम जाएगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो ये लीवर में, ठीक है, यकृत में इसका उत्पादन होता है। जो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और रक्त का थक्का जो बनने में सहायक होता है प्लेटलेट्स होते हैं ना, और प्लेटलेट्स की संख्या यदि कम हो जाती है तो उसमें टाइफाइड का मतलब शिकायत होती है, टाइफाइड रोग हो जाता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है प्लीहा में हो जाती है ना। उसके बाद रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है विटामिन के, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम हो जाता है नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त स्राव चलता रहता है। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का जो प्लाज्मा वाला भाग है वो 60% होता है। और पदार्थ का चौथा अवस्था जो होता है प्लाज्मा, चौथा पांचवा और भी आ गया है लेकिन 5 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पांचवा जो होता है 3 नाम जुड़े हुए हैं, तीनों वैज्ञानिक हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके। तो ये आपका हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु होती है वो तो आयन होता है, लोहा होता है ना, तो फेरस ही है। ब्लड बैंक हम प्लीहा को ही कहते हैं, स्प्लीन। और आरबीसी यहीं पे, यानी आरबीसी का कब्रगाह या शमशान, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्लीहा में ही उनका अंत हो जाता है या यहाँ से चेंज होते हैं। कुल मिला के शमशान कहा जाता है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं तो उसके लिए जो टेम्परेचर होता है 40 फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है, ठीक है। तो 40 फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में ब्लड को रखा जाता है। और रक्त समूह जो होते हैं ए बी ओ, अब लैंडस्टेनर ने इनको ढूंढा था, कार्ल लैंडस्टेनर पूरा नाम इनका। और जो इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओ जो होता है सबसे बेहतर ब्लड होता है ना। अब इसको मैं सीरीज में रखता हूँ, ओ फिर ए फिर उसके बाद बी और अंत में ए बी, ठीक है। तो ये ब्लड है। ओ जो होता है सबको डोनेट करेगा, है ना, सबको दे देगा वो ब्लड, और सिर्फ ओ से ही लेगा। ओके। ए जो होता है ऊपर वाले यानी कि ओ के पास नहीं जाएगा, यानी ओ को दे नहीं सकता है, ओ से ले सकता है क्योंकि वो सबको दे सकता है। तो ए क्या करेगा, अपने ग्रुप के ब्लड को ले सकता है और ओ से ले सकता है, बाकी बी और ए बी को दे सकता है। उसके बाद ये जो क्रम है ऊपर से आप नीचे चलते जाएंगे, बी क्या करेगा, ए बी को दे सकता है और ऊपर वालों से सबसे ले सकता है। और ए बी क्या करता है, सिर्फ ए बी को देगा, यानी कि सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है ना। और सिर्फ ए बी को देगा और बाकी सबसे जितने ऊपर वाले हैं उनसे ले सकता है। तो सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ होता है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। हाँ इसमें सब ये हो गया, सर्वग्राही और सर्वदाता, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग।
आर एस फैक्टर की खोज, तो ये लैंडस्टीनर और वीनर ने आर एस फैक्टर की, ये जो है ब्लड से संबंधित होता है आर एस फैक्टर, लैंडस्टीनर और वीनर ने आर एस फैक्टर की खोज की थी। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि में, यानी कि उसमें जो ब्लड का प्रेशर रहेगा बीपी, वो इसी में कंट्रोल होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स में। रक्त शुद्ध करता है तो किडनी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी वक्र, ठीक है। और रक्त में यहाँ पे सिर्फ हम कहें तो लिक्विड तरीके से इसको प्योरीफाई करने की बात किया जा रहा है। अगर ऐसा कभी आए थोड़ा सा अंदर से जाकर पूछेगा तो वो ये पूछ लेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं ना इम्प्योर ब्लड जो होता है जिसमें CO2 मिक्स हो, इम्प्योर ब्लड है, तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, इम्प्योर ब्लड हम लोग कहते हैं ना इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो वो क्या होगा, और CO2 मिक्स है और जिसमें O2 मिक्स हो जाए वो क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड। तो उसके लिए लंग्स में ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, O2 और CO2 का आदान प्रदान लंग्स में होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे, फेफड़ा अगर ये सब ना दे, अगर ऐसा कुछ दे दे ऑप्शन फेफड़ा हो तो आप वहाँ आंसर करेंगे, और यदि किडनी है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किडनी पे होनी चाहिए, वक्र पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है क्या होता है, यहाँ से यूरिन का अलग सिक्रीशन हो जाता है, तो लगभग सारे लिक्विड को यहीं पे प्यूरिफाई किया जाता है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में ही, और किडनी का जो वजन होता है ना वो 150 ग्राम का होता है। और मानो कि जो किडनी है वो जो उसमें जो स्टोन बनता है तो वो कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, ठीक है, CaO, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्सीलेट बन जाता है। और इसका जो pH स्केल होता है ब्लड का 7.4 होता है, ये आमतौर पे पूछा जाता है। तो अब हल्का ये क्षारी हो चुका है क्योंकि हमारे पास 7 में क्या होता है, जैसे वाटर है तो इसका ये जो है उदासीन होगा, और इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7+ होंगे तो क्षारी होता जाएगा। तो ब्लड कैसा है, क्षारी है। और यहाँ पे जो मानव मूत्र का जो वो हो जाता है pH स्केल, वो अम्लीय होता है, 6.8 करके होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र होता है स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र जो है विलियम हार्वे ने ही इसका अध्ययन किया था। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं, ठीक है। देखिए शरीर से हृदय की ओर शिराओं में हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है ना, शिराओं में इम्प्योर ब्लड बहता है, और धमनियों में चूंकि वो क्या होते हैं उसमें CO2 निकाल दिया जाता है, O2 मिक्स हो जाता है तो वो धमनियों में बहती हैं। और धमनियाँ आमतौर पे क्या होती हैं, शरीर के आंतरिक भागों में होती हैं, और जो वेंस होती है, शिराएँ होती हैं, वो शरीर के बाहरी भागों पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। मोटी होती है आमतौर पर ये साइज में, ठीक है, जो दीवारें होती हैं वो पतली होती है। तो क्या था इसमें, हाँ, रक्त से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं तो शिराएँ, और धमनियाँ क्या शुद्ध रक्त ले जाती है। यहाँ पे फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, वहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, और फुफ्फुस शिरा प्योर ब्लड लेके आता है। प्योर यहाँ पे प्योर इम्प्योर का मतलब CO2 और O2 से मतलब है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली, देखिए नीचे दे ही रखा है, मैं जब इसे ऐसे बता रहा था, चलिए ठीक है वो हो गया। हृदय की धड़कन का जो नियंत्रक होता है उसे हम पेस मेकर कहते हैं ना, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेस मेकर। जराविक 7 है तो ये कृत्रिम हृदय है ना, आर्टिफिशियल हार्ट है, जराविक 7 इसका नाम है, याद रखेंगे। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड द्वारा ही होता है, रक्त द्वारा होता है, और उसमें जो है आयन यानी कि फेरस ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है, परिवहन लोहा ही करता है। पित्त कैसा होता है, पीले हरे रंग का, और ये जो है इसका pH स्केल 7.7, ये पेनक्रियाज में पाया जाता है ना, तो ये याद रखेंगे, यानी अग्नाशय से, ठीक है, लिंक होता है इसका यकृत के पास से, तो अग्नाशय और लीवर से चिपका होता है, तो ये याद रखेंगे। इसका pH स्केल कितना है, 7.7, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है,
इसी की वजह से ही पाचन होता है। तो हम कहें तो पेनक्रियाटिस जूस निकलता है और फिर पाचन हो जाता है आपका फैट, ठीक है। पैसीकरण प्रक्रिया पे फैट का पाचन हो जाता है। और पित्त जो स्रावित होता है लीवर द्वारा, है ना, लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। तो विटामिन ए, ये पूछ लेगा कि लीवर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम या हम कहें वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या हो जाएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी, है ना, रातों में दिखने में समस्या, देखने में समस्या होती है। गाजर वगैरह में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाइल जो होता है वो जमा होता है तो पित्ताशय में, ठीक है। देखिए पित्त जो होता है पित्ताशय में ही जमा होता है। और हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। इसमें क्या होता है ना, पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रो से नाम ही समझ में आ रहा है कि हाइड्रो मतलब जल, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया से डर ही होता है। कोई भी फोबिया है तो आप ये समझ लेंगे कि वहाँ पे डर वाली बात हो रही है ना। तो हाइड्रोफोबिया तो पानी से जल, ठीक है, पानी से डर। कुत्ते काट लेते हैं तो इससे क्या होता है, पानी से डरने लगता है उससे। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, ठीक है। इसके लिए वायरस जिम्मेदार है। और वायरस की खोज जो है इवानोवास्की ने करी थी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद विषाणुओं का जो अध्ययन होता है वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत बीमारी जो होती है वो वायरस के द्वारा फैलती है ना। रानीखेत मतलब कोई प्लेस मत समझ लीजिएगा। रानीखेत बीमारी जो होती है वायरस से। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ जो रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है, ओके। फूट एंड माउथ रोग विषाणुओं के कारण ही फैलता है। कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, है ना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको इंग्लिश में शैवाल को हम फंगी कहते हैं, ठीक है। तो फंगी से फाइकोलॉजी और जो बचा हुआ कवक है वो माइकोलॉजी, ओके। शैवालों की कोशिका जो भित्ति है वो सेल्यूलेस की बनी होती है। तो इसका भी काम खत्म। जीवाणु की खोज जो है एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लीवेनहॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नाम एंटोनी वान लीवेनहॉक। बात करेंगे ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, ओके, ठोस में होता है। और गैस में आमतौर पे पूछ लेगा तो ध्वनि 332 किलोमीटर पर आवर होती है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर प्रति सेकंड इसमें होगा, है ना। तो सबसे तेज जो है ध्वनि ठोस में चलती है और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलेगी। और क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं ना, चंद्रमा पे कोई विस्फोट कराया जाए तो कब तक पृथ्वी पर आएगा, टाइम दे देगा, लास्ट में कुछ जीरो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वात में ध्वनि का गमन ही नहीं होता है, प्रकाश का गमन होता है निर्वात में सर्वाधिक, है ना। और प्रकाश की चाल जो है आमतौर पे हमें पता है कि निर्वात में ही कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। और बाकी ऐसे जल में फिर ऐसे 2.25 करके, है ना। केरोसिन में, अदर चीज़ों में तारपीन हो गया 1.4 इंटू 10⁸, है ना, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे चाल सब में और वेरिएशन करता है, लेकिन सर्वाधिक जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में ही होता है। और आगे दे रखा है ध्वनि की गति धीमी हवा में, है ना, जिसमें जो है जिसमें आंतरिक अंतराणविक अवकाश ज़्यादा होने लगेगा उसमें ध्वनि जो है, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें कम होती जाएगी। तो ठोस में सबसे ज़्यादा और ध्वनि में, सॉरी क्या होता है, वायु में सबसे कम। ध्वनि की जो चाल है वो 760 मील प्रति घंटा है, ठीक है। ये आमतौर पे हवा के बारे में बात की जा रही है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी। जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा थोड़ा सा जब इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, है ना। और लेकिन इसको आप आराम से ऐसे याद कर लीजिए, ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। वायु जो है गैसों का एक मिश्रण है, यहाँ पे यौगिक नहीं कहेंगे, ठीक है, मिश्रण होता है। और वायु उदाहरण है गैसों, गैस में विलयन, ठीक है, गैस में विलयन का उदाहरण है। हाँ ये देखिए नीचे आ ही गया 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मीटर प्रति सेकेंड ही है। हवा में जो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, तो अब डेसिबल में भी बोलचाल 30 से 40 तक, हम लोग जैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो 30 से 40 तक के डेसिबल में बात हो रही है ना। जो ज़्यादा शोर हो जाता है तो 70+ शोर ही होती है ना। सोता हुआ व्यक्ति है, अगर आप, वो बिल्कुल सोया हुआ है, 90 डेसिबल तक आवाज़ उसके कानों तक पहुँच गई तो वो उसके कान के पर्दे फट सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। हवा का वाष्पन घनत्व, हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। वाष्प घनत्व 14.4 होता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है ना। और सबसे बड़ी जो दूरी का मात्रक होता है पारसेक होता है। ओह, नीचे है ही है। चलिए अच्छा, आगे एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक आ गया। और जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। मूली और गाजर क्या है, एक रूपांतरित जड़ होते हैं। ठीक है, तनों के जो रूपांतरण होते हैं आलू प्याज, ये सब जो है तनों के रूपांतरण है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, है ना। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हम लोग किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। क्योंकि देखिए 7 टोटल हम कहें तो 9 ग्लैंड्स होती हैं ग्रंथियाँ। और यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस होता है 2 तरीके से काम करता है, एज अ मेमोरी यानी कि मस्तिष्क, और एज अ ग्लैंड्स भी काम करता है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अन्य सातों पे कमांड करती है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो इस पे भी कमांड करता है, मास्टर ग्रंथि पर भी कमांड करता है। तो इसलिए क्या कहलाता है, वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहलाता है। ठीक है, और उसका जो काम होता है ना हाइपोथैलेमस का, वो तापमान को नियंत्रित करता है। तो शरीर का थर्मामीटर भी उसे कहा जाता है। और बाकी सारे इमोशंस वगैरह वगैरह मस्तिष्क के रूप में वो अलग कार्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही होती है ना। पीयूष ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। 2 वंशानुगत रोग, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है, होते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन हेर्नर ने 1876 में की थी। वर्णांधता तो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं आमतौर पे, है ना। और कलर को जो है विभेद न कर पाना, लाल को हरा, हरे को लाल, है ना, ऐसे तरीके से। तो ये वर्णांधता होता है। हेमोफीलिया में भी क्या है, ब्लड से जैसे लहमैता कहते हैं उसको। तो ये दोनों जो रोग हैं वो अनुवांशिकी होते हैं। और अब इसमें देखिए लिखा है नीचे, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो हरे एवं लाल रंगों की। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, वो आपके अ, क्या होता है उसमें, गोइटर रोग हो जाता है ना, जोइटर या गोइटर रोग होता है आमतौर पे गले में, है ना। जैसे हम कहते हैं कि आयोडीन की कमी की वजह से हो गया, तो वो थायराइड ग्लैंड्स होता है। ओके, सूजन हो जाती है। जठर रस में पाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जठर रस का मतलब यहाँ पे जो है पेट की बात है, स्टमक में आपका HCl निकलता है। और HCl जो है वहाँ पर जो काम करता है वो अम्ल होता है। सोचिए अम्ल की जो pH स्केल होती है आमतौर पे 1.2, या अगर मोटा मोटी कहें तो 1.5 से 2.5 के बीच में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जिसका pH स्केल इतना कम है, यानी इतना ज़्यादा अम्लीय है, और फिर भी पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसका जो कारण होता है वहाँ पे म्यूकस लेयर पाई जाती है पेट में, यानी कि स्टमक में। तो जठर रस जो बनता है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो HCl होता है, और दूसरा रेनिन, है ना, और बाकी जो है जूस बनता है। तो पूरा मिलकर जठर रस बनते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, याद रखेंगे। और ये जो होता है एज अ हार्मोन काम करता है। ठीक है, एज अ हार्मोन, क्योंकि हार्मोन जो होता है
माँ के गर्भ से प्राप्त होता है, बाहर से आप इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर सकते हैं किसी भी हार्मोन्स की बात करें तो। अब पता चला पेट में HCl की कमी होगी, चलो अच्छा HCl पी लिया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना, सब खत्म हो जाएगा। तो आप तुलना कर सकते हैं कुछ एसिड अटैक वगैरह देख के। चलिए, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं। प्रोटीन का जो पाचन होता है ना, वो छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और अमाशय में जो होता है वो प्रोटीन का पाचन होता है, लेकिन केसिन प्रोटीन का, यानी कि जो दूध होता है उसका पाचन वहाँ पर होता है। और एटलीस्ट जो प्रोटीन का हम कहें तो ठीक ठाक पाचन, यानी कि कंप्लीटली पाचन कहें और सबसे ज़्यादा अमाउंट में, तो वो छोटी आंत में ही होती है ना। और छोटी आंत में ही सब निपटा दिया जाता है। पेनक्रियाज में आपको अग्नाशय से लिंक करके वसा का भी पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत लास्ट में सब का पाचन कर देती है, जो भी बचे कुचे होते हैं। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन होता है, बचा हुआ 30% छोटी आंत में ही होगा, है ना। तो इस तरीके से सब कुछ पाचन होकर के 10% वसा बचा होता है, वो भी इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत में सारा का सारा पाचन, जिसमें डेड्रोम वाले पार्ट में सारा का सारा पाचन कंप्लीट हो जाता है। चलिए, वो डिटेल्स पे क्लास आएगी, उसको देख लीजिएगा। मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। 70% तक कार्बोहाइड्रेट पहले ही मुंह में ही पाचन हो जाता है उसका। ठीक है, और इसीलिए कहते हैं त्वरित ऊर्जा के लिए हमें क्या ना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सभी मीठी पदार्थों में पाया जाता है। और हमें हमारे शरीर में जो पाचन होता है ना, सिर्फ 3 चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। ठीक है, बाकी सारी जैसे विटामिन्स वगैरह है ना, ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको पाचन की आवश्यकता ही नहीं होती है, ये डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो सारी मीठी चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट रिसेंटली एनर्जी देता है, या हम कहें तो रोज़ रोज़ की एनर्जी को पूरा करता है। ठीक है, बाकी भी दोनों एनर्जी के रिसोर्सेस है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे। पचे भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में ही होता है। और जो ऑब्जॉर्प्शन होता है ना, वो छोटी आंत में। तो 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के, एक तो डेड्रम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। ठीक है, तो इलियम वाले पार्ट में, थर्ड वाले पार्ट में कुछ ऐसी संरचना होती है, विलाई उसे कहते हैं, ऐसी ऐसी संरचना होती है, यानी कि ज़्यादा जगह को डायमीटर ज़्यादा बन सके। ठीक है, ये मान लीजिए पाइप है, तो उसमें जो है भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन का। जेजुनम कुछ नहीं करता है, वो जाने देता है बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ थे? हाँ, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, लार में पाया जाता है, तो टाइलिन एमाइलेज। ठीक है, अब देखिए टाइलिन, अब देखिए लार में क्या पाया जाता है, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। 99.5% वाटर होता है, बचे हुए 0.5% में टाइलिन एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। टाइलिन एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और जो लाइपेज होता है वो जो हम कहें तो हानिकारक, आप उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, जीवाणु वगैरह कुछ भी, है ना। तो डायरेक्ट हम कहें तो सूक्ष्म ऐसे चीज़ें जो हानिकारक हों उनको सबको निपटा देता है, ख़त्म कर देता है ना। और ये भी क्या होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच स्केल जो होता है टाइलिन का अम्लीय होता है। ये टिबिया क्या है, टिबिया हड्डी पाई जाती है तो टांग में, है ना, और सबसे छोटी है। अब इसमें मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। और भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम्स भोजन पचाने में सहायता करते हैं। एंजाइम की रचना जो होती है एमिनो एसिड से होती है, एमिनो एसिड से एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो एसिड में ही, है ना। अब एमिनो एसिड में प्रोटीन बदलता है, कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लाइकोजन में, है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में। तो लास्ट वाला जो फॉर्म होता है ग्लाइकोजन होता है। और बचा हुआ जो वसा होता है वो लास्ट फॉर्म ग्लिसरीन में चला जाता है। ठीक है, और या हम फैटी एसिड भी कह लेते हैं उसको। तो प्रोटीन का लास्ट फॉर्म क्या है, पचा हुआ भोजन या पचा हुआ प्रोटीन,
एमिनो एसिड, ओके, अमीनो अम्ल। आहार नाल में स्टार्च का पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है माल्टोज होता है, ठीक है। जो स्टार्च होता है उसका अंतिम उत्पाद जो होता है पचा हुआ माल्टोज कहलाता है। शरीर में एमिनो एसिड की जो संख्या होती है वो 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, है ना। टिश्यूज जो बनते हैं सेल्स की एक समूह होती है टिश्यूज, है ना। और जो टिश्यूज होते हैं उनके समूह को हम लोग ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। हाँ, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम व फास्फोरस मुख्यतः होते हैं, फिर बोरान भी पाया जाता है और अन्य चीज़ों के फास्फेट भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। भोपाल गैस कांड में 1984 में हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस ही जिम्मेदार थी, उसका रिसाव हुआ था। तो टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1984। काला हीरा तथा काला शीशा वो किसको कहा जाता है, तो कार्बोनेडो को हम लोग काला हीरा कहते हैं और ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, कार्बोनेडो काला हीरा और काला शीशा ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो एड्रिनल को। यह ऐसी हार्मोन्स होते हैं जो जीवन रक्षी कहलाती है। तो जीवन रक्षक हार्मोन्स हम किसे कहते हैं, एड्रिनल को, है ना। और ग्लैंड्स भी पाई जाती है तो वही सिक्रीशन करती हैं एड्रिनल हार्मोन्स की। तो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण जो अंग होता है वो पत्तियां ही होती हैं। पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। तो क्लोरोप्लास्ट हरित लौक, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन निर्माण के कारण, यानी कि कैरोटीन के निर्माण के कारण पीला रंग होता है पत्तियों का। पर्णहरित। और एक चीज़ ये भी ध्यान देंगे, जो उसमें पूछ लिया जाता है, दूध जो गाय का दूध होता है वो पीला पाया जाता है तो कैरोटीन प्रोटीन या कैप्सिसिन प्रोटीन की वजह से ही, ओके, ये याद रखेंगे। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो उपस्थित होता है तो उसमें जो धातु पाई जाती है ना वो मैग्नीशियम पाई जाती है, Mg, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जी बिल्कुल, पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आज जो आवश्यक होते हैं CO2, जल हो, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, है ना। इतने चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत होती है किसी भी पौधे को भोजन बनाने में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। ये ऐसे भी नॉर्मल सी बात है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता यानी कि उपचयन होता है तो जल से। ये पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे देगा, CO2 से निकलता है, जल से निकलता है या अन्य चीज़ें और दे देगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो बढ़ता है या सिक्रीशन होता है वो जल से ही H2 होता है। तो वहाँ पे ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है ना, C6H12O6 बना लेता है पौधा कोई भी। और फिर यहाँ पे H2O का जो क्योंकि CO2 H2O और क्लोरोफिल तो काम कर रहा होता है ना, फैक्ट्री होती है उसकी, और सूर्य क्या प्रकाश, तो इसकी वजह से इस यहाँ पे जल का O बाहर निकलता है, ठीक है। कंप्लीट। आगे बढ़े हम लोग। प्रकाश संश्लेषण प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक जो कहलाता है फास्फोग्लिसरीन अम्ल, ठीक है। फास्फोग्लिसरीन अम्ल, इसको याद रखेंगे। उसके बाद राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो होता है तना होता है। दलहन के जड़ में राइजोबियम पाए जाते हैं, है ना, और ये जीवाणु होता है, ठीक है। दलहन के जड़ में पाए जाते हैं और पाए जाने वाला जीवाणु जो होता है राइजोबियम होता है। और दलहन तिलहन वाले पौधों की जो जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती, गांठें बन जाती है ना, तो एटमॉस्फेयर से सीधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेती है वो, ठीक है। तो फसल चक्र में इसका भी रोल होता है। पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण
पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेट के रूप में अब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद स्टोर कर लेते हैं जड़ों में, ठीक है। और पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम में क्या करता है, खनिज लवण तथा जल का संवहन कराता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा। यहाँ पे फिर से देखिए, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तो फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सेनोमीटर, ठीक है। पौधे की वृद्धि दर मापेंगे ऑक्सेनोमीटर। आत्महत्या की थैली हम लोग लाइसोसोम को ही कहते हैं, है ना। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। और गाल्जी का जो होता है बेचारा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला कहते हैं उसे हम लोग, है ना, ट्रैफिक पुलिस, ओके। लाइसोसोम की खोज जो होता है डी पे 1949 में की थी। प्रोटीन का फैक्ट्री जो होती है राइबोसोम होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम द्वारा ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। उसका डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने ही की थी। डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। डीएनए उसको ऑर्डर देता है और ये उसकी आज्ञा का पालन करता है, ठीक है। ये बड़ी इकाई है और आरएनए छोटी इकाई है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। और अब मैंने पहले भी कहा था कि जो अनुवांशिकी का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन होती है, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया था वो वाटसन एवं क्रिक ने ही बनाया था। डीएनए की इकाइयाँ जो होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना जी ने। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है एक्स और वाई, तथा महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई, ठीक है। तो पुरुषों का अगर एक्स निषेचित करता है तो पुत्री, और वाई निषेचित करता है तो पुत्र जन्म लेता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है तो क्या पाता भाई, देखिए हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो है पेयर में यानी टोटल 46 और पेयर में 23 जोड़े क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, हम कहें तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो पुत्र होता है, मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए 22 प्लस वाई, वाई जो जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, फिर पुत्र जन्म लेगा, है ना। और महिला से क्या होगा, 22 प्लस एक्स, ठीक है, तो एक्स वाई फिर से बन जाएगा। तो ये याद रखना है 22 प्लस वाई होगा, और महिला से कह दे तो 22 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये याद रखें कि 22 प्लस वाई और एक्स जब जोड़ेंगे तो वो 23वां होता है। बच्चों का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र पर ही, ठीक ठीक है। तो पुत्र या पुत्री जो है के लिए महिला जिम्मेदार नहीं होती है, उसमें क्या होता है, पुरुष जिम्मेदार होता है ना। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, है ना। तो ये याद रखेंगे, ये बताता है कि कौन किसकी संतान है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से, है ना। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में जो पेनक्रियास में यानी अग्नाशय में बनता है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का, ये याद रखेंगे, ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है तो एंजाइम का उदाहरण है, यानी कि पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन होता है तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। बाकी लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो दूध को संपूर्ण भोजन की उपमा भी दी जाती है ना। क्योंकि बाल्यावस्था में या सभी प्राणियों के, मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, सभी जो बच्चे होते हैं वो दूध पर ही आश्रित होते हैं, ठीक है। तो दूध को क्या कहा जाता है, पूर्ण पूर्ण आहार की उपमा दी जाती है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ, है ना। तो ऐसे कहते हैं ना टॉक्सिक एलिमेंट, तो यहाँ पे टॉक्सिन जो होता है जहरीला पदार्थ होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग के लिए जिम्मेदार, है ना।
प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है मलेरिया के रोग के लिए जिम्मेदार होता है, और इसकी जो वाहक होता है एनाफिलिस मच्छर, वो भी मादा वाली। ठीक है, तो मलेरिया रोग का वाहक कौन है? एनाफिलिस मच्छर मादा वाली, और जिसमें वो प्लाज्मोडियम परजीवी को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, मलेरिया रोग में जो है तीली प्रभावित होती है, यानी प्लीहा वो बिगड़ जाता है उसका। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। ठीक है, और यूरिया मुख्य घटक है इसका। मूत्र का जो पीएच स्केल है यहाँ पे देखिए लगभग मोटा मोटी 6 दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि दशमलव में आने लगे तो आप उसको भी आराम से कर पाएंगे। मूत्र का रंग पीला होता है तो यूरोक्रोम के कारण मेंढक के हृदय में 3 चैम्बर पाए जाते हैं, है ना, 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। मनुष्य में तो 4 पाए जाते हैं और मछलियों में 2, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक बनता है। मछलियों में जो कोष होते हैं, प्रकोष्ठ या चेम्बर कह लीजिए, तो मनुष्य में क्या है, या स्तनधारी में 4, और मेंढक में, या आप कह सकते हो उभयचर के मसले में 3, और मछलियाँ जो होती हैं उसमें 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार के 10% के बराबर होता है। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही होता है। मनुष्य के शरीर में जल जो होता है वो 65 से 80% होता है। ठीक है, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ध्यान देंगे। मनुष्य में मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो यहाँ मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, तो ये ध्यान देंगे 31। ठीक है, गुणसूत्र की जो खोज की थी वाल्डेयर ने की थी, जिसे हम क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसका निर्माण जो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, क्योंकि इसका नाम ही क्रोमोसोम है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर पाएंगे। मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है, यह भी हम लोगों ने बात की थी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है वो कोशिका है। ठीक है, जो कोशिका होती है, सेल्स होती है, वो बॉडी की, शरीर की सबसे छोटी इकाई, और लेकिन वो संरचनात्मक भी होती हैं और क्रियात्मक भी होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्म है, ये याद रखें कि माइकोप्लाज्म। शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम, इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेसिंग भी उसका होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, वो कोशिका ही है, उसका नाम न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी सबसे पहले उन्होंने ही ढूंढा था, है ना, लेकिन ये मृत कोशिका को ढूंढे थे। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के भीतरी शोषण का जो केंद्र होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्री का मतलब जैसे हम लोग कह रहे थे 46 है मनुष्य में, तो 23 मेल के पास और 23 फीमेल के पास, तो ये अर्धसूत्री हो गया। समझ रहे हैं? फिर अब मिलेगा फिर से, और यहाँ पे एक नया संतति उत्पन्न होगा, तो ये इसलिए इसे कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद, ये जो है उदाहरण है। तो देखिए स्तंभकंद का और स्तंभकंद, तो जैसे आलू है, आगे इसमें जैसे बंडा केसर है ना, प्याज, धनकंद। शल्ककंद जो हो जाएगा प्याज हो जाता है। प्रकंद अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब एग्जाम्पल है। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर खाने योग्य जो भाग है वो फल भित्ति होती हैं। ठीक है, फल भित्ति होती हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य जो भाग होता है मध्यवित्ती होता है ना। आम का मध्यवित्ती खाते हैं, पपीता, बेर, इन सब का मध्यवित्ती खाया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, कुकुरमीन की कारण होता है। अच्छा, यहाँ पे पीला रंग हल्दी की कुकुरमीन के कारण होता है। अगर खीरे की कड़वाहट की बात करें तो इससे रिलेट करके हो जाएगा कुकुरबिटेसिन। ठीक है, कुकुरबिटेसिन याद रखेंगे।
टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से, है ना। तो चलिए अच्छा इस पेज को भी देख लिया जाए। अदरक तथा आलू के खाने योग्य जो भाग भाग होता है वो तना होता है। दूध में पाए जाने वाली जो शर्करा होती है लैक्टोज, है ना, लैक्टोज शर्करा होती है। सबसे लंबा क्रमी यानी वर्म जो होता है वो टेप वर्म होता है। ये रोगजनक होते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का जो कार्य होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये काम करते हैं, है ना। जैसे दूर की ओर धक्का देना तो अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर जो है पानी का क्या होता है, घनत्व तो बढ़ जाता है। क्रीम निकल गया, घनत्व तो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे बर्फ जब होता है तो घनत्व तो ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है। और जब बर्फ से पानी की ओर बढ़ता है, पानी बनने लगता है तो वो घनत्व तो बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा घनत्व तो पानी का कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इस पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वाटर की। ओह, यहाँ आ गया। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए किसी भी चीज़ की जब घनत्व बढ़ेगी तो आयतन स्वतः घटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए दे ही रखा था, मैं सोचा नहीं दिया तो मैं बता रहा था। फिलहाल यहाँ पे दे रखा है कि जो घनत्व होता है किसी भी, एक बार फिर से समझिए, किसी भी पदार्थ की घनत्व यदि बढ़ती है तो आयतन उस समय घट रहा होता है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का ये सब होता है। मूल रंग कहलाते हैं तो नीला, लाल और हरा। अगर शॉर्ट पे याद करना चाहें तो हनीला याद रखिए। क्या, हनीला। हनीला से पहले पहले ले लिए गए तो हरा, नीला और लाल, ठीक है। ये प्राइमरी कलर है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, तो इसमें क्या होता है ना, इंद्रधनुष के निर्माण में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। इंद्रधनुष में रंग 7 होते हैं। बीच में जो रंग होता है हरा होता है। चलिए अच्छा दीदी आप मैं बता रहा हूँ। देखिए सर्वाधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड की होती है ना। ऐसे बिब्ग्योर बनाते हैं या बेजिन, यहाँ पिनाला कह लीजिए। तो लाल सबसे ऊपर होता है, हरा बीच में होता है, ठीक है। और इसका जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम। और सबसे नीचे जो हो जाएगा बैगनी का, उसका मैं लिख दूँ पहले, बैगनी का 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कहीं कहीं पे अगर आपको मोटा मोटी 4000 एंगस्ट्रॉम मिले तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, आप उसको भी आराम से ठीक कर सकेंगे, ठीक है। 4000 भी आ जाए तो ही कोई, तब भी कोई बात नहीं, है ना। चलिए इसमें दे रखा है नीचे क्या था, प्रकाश का निश्चित रंग होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण में, गामा किरण में जो है सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता होती है, क्योंकि जो एक्स किरण होती है उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा पावर होता है बीटा किरण की, और बीटा किरण से 10 गुना ज़्यादा पावर होती है गामा किरण की। यानी एक्स किरण से गामा किरण का जो अंतर है वो 100 गुने का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता गामा किरण की ही होती है। क्यों, क्योंकि वो जो है ना उदासीन होता है, वो सीधा जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। एक्स किरण पॉजिटिव की तरफ से मतलब उसका रिएक्ट होता है, और बीटा नेगेटिव इधर ये कुछ नहीं, सीधा जा रहा है, ठीक है, उदासीन। पराबैंगनी किरणों की खोज जो है रिटर ने की थी। ये प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे अधिक सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल और बैंगनी का यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए बैंगनी का 3900 एंगस्ट्रॉम और लाल का 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए चैनल के साथ, इसको हम लोग आगे रिवाइज करेंगे, और साथ साथ अन्य सब्जेक्ट्स के भी आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।